हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय हमने खत्म कर दिया है। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया विषय। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा नया विषय है वो है इतिहास। हालांकि आपके पास जो पुस्तक है उसमें इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों को एक साथ दिया गया है। हम लोग दोनों को अलग अलग करके प्रयास करेंगे कि इसको पूरा कर दें। तो आज से शुरू करने वाले हैं हम लोग इतिहास, और इतिहास का पहला ही चैप्टर है। आइए बात करते हैं इस पहले चैप्टर के बारे में। इतिहास का पहला चैप्टर है, पहला पाठ है जिसका नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ये यूरोपीय शक्तियाँ क्या हैं? दोस्तों याद करो, भारत को गुलाम किसने बनाया था? याद करो, भारत में व्यापार करने के लिए कौन कौन आया था? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि भारत में यूरोप के बहुत सारे देश समय समय पर आते रहे, और उसमें से इंग्लैंड नाम के देश ने भारत में लगभग 200 सालों तक राज किया। इंग्लैंड के अलावा फ्रेंच, पुर्तगाली और डच, ये सारे के सारे देश के लोग भी भारत आए, लेकिन भारत में सफलता अंग्रेजों को ही मिली। वो बात में चर्चा करेंगे कि केवल अंग्रेजों को ही सफलता क्यों मिली, ये बात की बात है। लेकिन बहरहाल ये समझने की आवश्यकता है कि ये चैप्टर का संबंध किससे है। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। आखिर यूरोपीय शक्तियां भारत में क्यों आई थी? बस इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है व्यापारिक मार्ग। तो ये व्यापारिक मार्ग कोई देश क्यों बनाएगा? सीधी सी बात है, व्यापार करने के लिए। यूरोपीय शक्तियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। शुरुआत में यूरोपीय शक्तियों का भारत में कोई राज करने या प्रशासन या गुलाम बनाने का कोई उनका मोटिव नहीं था, कोई उनका उद्देश्य नहीं था। ये उद्देश्य उनका बाद में समय के साथ बदल गया, लेकिन शुरुआत में सारी की सारी यूरोपीय कंपनियां केवल भारत में मुनाफा कमाने के लिए आई थी। लेकिन हम लोग आज के इस चैप्टर में आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं उन प्रमुख यूरोपीय मार्गों की जिससे भारत से यूरोप तक माल जाता था। एक तो हमने पढ़ा भी होगा कि यूरोप से भारत में माल जो है समुद्र के रास्ते आता था, लेकिन जब समुद्री मार्ग की खोज ही नहीं हुई थी तब क्या भारत का यूरोप से कनेक्शन था? और कनेक्शन था तो किस मार्ग से, कहां से था? तो आइए इस पूरे वाक्य की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बहुत जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप चाहे तो इन्हीं वीडियो को हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी कीजिए और इन सभी वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि ये निःशुल्क मिलने वाली फैसिलिटीज़ है, इसका लाभ उठाएं। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, इस लेक्चर की। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं व्यापारिक मार्ग की, ट्रेड रूट की। अगर 16वीं शताब्दी की बात करें, अच्छा कई बार तो ये होता ना कि जब बोला जाता है 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, तो ये इसका मतलब क्या होता है? जब मैं बोलता हूँ ना कि 16वीं शताब्दी से, तो 16वीं शताब्दी का मतलब 1600 से नहीं होता है। 16वीं शताब्दी शुरुआत होती है 1500 से लेकर के 1599 तक। 1500 ईस्वी से लेकर के सन 1500 से 1599 तक जो भी साल आएंगे वो सब 16वीं शताब्दी में कहे जाएंगे। और अगर मैं 1400 की बात कर रहा हूँ, 1400 से लेकर 1499 तक की बात कर रहा हूँ, तो वो 15वीं शताब्दी है। लेकिन हम लोग यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? 16वीं शताब्दी की बात करें। मैं 15वीं पे भी आऊँगा, अभी उसकी बात भी करेंगे। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत में आना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि 16वीं शताब्दी तक यानी 1500 ईस्वी तक भारत की खोज हो चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ था कि यूरोपीय इंडिया में आना शुरू हुए थे? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1498 एक डेट याद रखना आप, 1498 की ईस्वी की डेट याद रखना, क्योंकि इस दिन वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज कर ली थी। वास्को डिगामा ने 1498 में इंडिया की खोज कर ली थी, और 1498 में ये वास्को डिगामा इंडिया पहुंच चुका था समुद्री मार्ग के होते हुए। वो मार्ग क्या था उसकी चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। तो जब यूरोपियों ने अपने भारत में आने का रास्ता ढूंढ ही लिया था, तो 16वीं शताब्दी की शुरुआत से यूरोपियों ने भारत में आना जाना शुरू कर दिया था। इसे हम कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के यूरोपीय शक्तियां लगातार भारत में आना शुरू हो गई, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश यूरोपीय शक्तियां प्रमुख थीं। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली लोग आए।
पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, ये सारे के सारे देश इंडिया में आना शुरू हो गए। इनका मेन मोटिव भारत में केवल व्यापार करना था, क्योंकि जब सबसे पहले वास्को डी गामा इंडिया में आया था, इंडिया में वो कालीकट नाम के बंदरगाह में उतरा था, और कालीकट नाम के बंदरगाह पे जब वो आया था और यहाँ से जब वापस गया था, तब उसने जो वृत्तांत सुनाया था, उसने जब कहानी बताई थी कि भाई मैंने 60 गुना से ज़्यादा जो है मुनाफा कमाया था उसने इंडिया में, तभी यूरोप में एक हवा मच गई थी एकदम से। ऐसा मान के चलो कि बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया का नाम इतना आ गया था यूरोपियन मार्केट में कि भाई इंडिया नाम का, भारत नाम का कोई देश है जहाँ पर जो इतना अमीर है कि इतना फ़ायदा पहुँचाएगा। तो जब इतना फ़ायदा हो रहा है ना किसी को, तो क्यों ना व्यापारिक लोग जाएंगे। तो व्यापारियों को खींचना शुरू कर दिया इस इंडिया ने, इंडिया के मार्ग ने, और मार्ग की खोज पहले से हो चुकी थी। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल दोनों द्वारा होता था। तो जल मार्ग की जब खोज हुई तब तो यूरोप से सीधा व्यापार होने लगा, तब यूरोप को किसी दूसरे रास्ते से जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों पहले क्या होता था कि ये क्या कारण था, अब बहुत सारे लोग का दिमाग ऐसे चलता है कि यार जब 1498 में पहली बार हमारे व्यापारिक मार्ग की खोज हुई, जल मार्ग की खोज हुई, तो उससे पहले यूरोप तक सामान कैसे भेजते थे? क्या उससे पहले यूरोप में सामान भारत का नहीं जाता था? भारत का सामान उससे पहले भी यूरोप में जाता था, लेकिन मार्ग जो था वो स्थल मार्ग था। और दिक्कत क्या होती थी, यूरोपियन व्यापारी अगर स्थल मार्ग के थ्रू भारत में आते तो बीच में लूटपाट बहुत हो जाती थी, क्योंकि स्थल मार्ग में लूटपाट होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता था। और वहीं जो जल मार्ग था वो थोड़ा सेफ था उसके मुकाबले, शायद इसी वजह से जल मार्ग को यूरोपियन देशों ने ज़्यादा सराहा कि इससे जाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, और काफ़ी सस्ता भी होता था। तो जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से होता था व्यापार। ये जो जल मार्ग और स्थल मार्ग की बात करें तो इनकी संख्या 3 थी। प्रथम पहले मार्ग की बात करें तो पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था, यानी आप फारस की खाड़ी से होते हुए जा सकते थे। इस फारस की खाड़ी से होते हुए कहाँ जाना होता था मैं आपको बता दूं, इसमें इराक नाम का देश है, फिर टर्की जाओ, टर्की से वेनिस, और वेनिस से जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, वहां तक जा सकते हैं, यानी यूरोप तक माल पहुंचा सकते थे। ये पुराना स्थल मार्ग है। अब आपको मैं बता दूं मैप में कि कहाँ से जाता है ये। जैसे कि आपका मैप है जिसमें आप शायद इंडिया देख पा रहे होंगे, इसमें इंडिया को बताने की आवश्यकता नहीं कि इंडिया कहाँ पर है, ये इंडिया आप देख पा रहे हो, भारत हमारा देश है, ठीक है। तो यहाँ इसको हिंदी इंग्लिश में नाम एक ही होते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आपको अंग्रेजी में शब्द दिख रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, सब हिंदी नाम ही है, अंग्रेजी नाम हिंदी नाम तो एक ही होते हैं। यूरोप कहेंगे तो यूरोप, इंडिया तो इंडिया ही हमारा देश। देखिए इंडिया से आपको सबसे पहले यहाँ से भारत का जो जाना है ये पर्शियन है, पर्शिया दिख रहा है आपको, ये फारस की खाड़ी दोस्तों, यहाँ से होते हुए ये यूरोप यहाँ चले जाओ। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, जो ये जो मार्ग बना हुआ है, ये वही मार्ग है जिसकी वजह से सीधा भारत से माल जो है कहाँ पहुँचाया जा सकता है, ये यहाँ पर जिनेवा और यहाँ तक वेनिस तक पहुँचाया जा सकता है, यानी इटली और जिनेवा तक जा सकता था। ये मार्ग प्रथम मार्ग था, पुराना मार्ग था, लेकिन इसमें आपको इराक और पर्शिया और यहाँ घुस के जाना पड़ता था दोस्तों। तो ये मार्ग क्या बड़ा जटिल था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूट मार भी हो सकती थी, पुराना मार्ग था। अब अंग्रेजों को यानी यूरोपियन शक्तियों को काफ़ी अच्छा मार्ग चाहिए था जिसमें ऐसी लूटपाट ना हो। दूसरा जो मार्ग था वो लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। अभी बार बार वेनिस और जिनेवा की बात क्यों हो रही है दोस्तों? वेनिस पुराना शहर है, रोम बहुत पुरानी सभ्यता है, तो वहां से व्यापार ज़्यादा होता है। एक समय था जब पूरे उस एरिया में इटली का शासन चलता था, इटली का दबदबा था दोस्तों, तो वहीं से हमारा व्यापार होता था पुराना। तो अगर इस वाले मार्गों को मैं आपको बताऊं, समझाना चाहूँ, दूसरा मार्ग ये बोल रहा है कि भारत से व्यापार जा रहा था, वो ये लाल सागर है दोस्तों, ये लाल सागर से अलेक्जेंडर, यहाँ पर ये इजिप्ट वाली ही जगह है, अलेक्जेंडर यहाँ पर है, यहाँ से होते हुए आप यूरोप तक पहुँच जाओ। एक दूसरा रास्ता ये था। एक तीसरा रास्ता भी था जिसमें लगभग सेम ही था वो भी। तीसरा मार्ग जो था वो एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए जाता था। तो एशिया से पहले आप कहाँ जाओ? एशिया से पहले आप मिस्र जाओ। तो एशिया से तो सबसे पहले आप एशिया के किसी भी देश से यहाँ पर मिस्र ऐसे जा सकते हैं, मिस्र से फिर चले जाओ। तो रास्ता वही है, लगभग ये इन एरियो से होते हुए रास्ता जाता था। लेकिन जो रास्ता वास्को डी गामा ने ढूंढा वो अलग था, वो दक्षिण अफ्रीका से होते हुए, ये अफ्रीका दिख रहा है आपका, अफ्रीका के दक्षिणी भाग से होते हुए इंडिया आने का रास्ता था, जो कि अभी तक नहीं खोजा गया था। तो पहले जो हमारा व्यापार होता था वो इटली से होते हुए होता था। इसका मतलब अगर आपको भारत से व्यापार करना है
तो इटली से भी आपको गुजरना पड़ेगा और टर्की नाम के देश से भी गुजरना पड़ता था। तो ये दोनों देश जो है ये अपनी मनमानी किया करते थे। तो 3 मार्ग समझ लेना, व्यापारिक मार्गों की संख्या पहले 3 हुआ करती थी जब तक वास्को डिगामा ने वो नया मार्ग नहीं खोज लिया था। एक तो था फारस की खाड़ी वाला मार्ग, दूसरा लाल सागर वाला, और जो तीसरा था वो मिस्र से होता हुआ। तो 3 नाम याद रखना, फारस की खाड़ी, लाल सागर और मिस्र से होता हुआ मार्ग। ये तीनों मार्ग आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इटली की। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों को व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। उनने क्या किया कि भारत से बहुत ज़्यादा फायदा होता था, तो इटली ने क्या किया कि सारी सामान जब भारत ही आ रहे हैं तो हम ही भारत से सीधा व्यापार करें। इटली से होते हुए इन दूसरे यूरोपीय देशों को भारत क्यों जाने दे भाई, जब हमारा देश का सीधा कांटेक्ट भारत से है तो ये दूसरे देश के लोग इटली से होते हुए भारत जाते और वापस हमारे यहाँ से निकल के चले जाते और फायदा ये लोग ले जाते। तो हम इन्हें फायदा क्यों दें, जबकि मैं ही भारत से चीज़ मंगा लूँ और मैं ही इनको भेज दूँ तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो इटली ने क्या किया, इटली ने सबसे पहले क्या किया, 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया क्या किया, इटली ने मार्ग रोक दिया। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया और इटली ने वो मार्ग बंद कर दिया। मतलब यूरोप की शक्तियां इटली के थ्रू इंडिया नहीं आ सकती थी। एक तो इटली ने ये काम किया। दूसरा 15वीं शताब्दी की बात करें, 1553 की जब बात हो रही है, 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। कुस्तुनतुनिया जो है ये टर्की में ही पड़ता है। तुर्क आज का जो टर्की देश है उसमें कुस्तुनतुनिया है। ये कुस्तुनतुनिया में तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य जो पुराना सभी संचार था, इटली तक भी जो जा रहा था या यूरोप तक जो भी सामान जाता था टर्की के रास्ते, वो सारा ब्लॉक कर दिया, क्योंकि तुर्कों का आक्रमण हुआ और तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया नाम की एक जगह है जो आज टर्की में ही है, टर्की नाम के देश में, उसको इन्होंने बंद कर दिया। तो तुर्कों ने जब यूरोप और भारत के बीच का व्यापार बंद कर दिया तो यूरोपियों को दूसरा रास्ता ढूंढने की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई। कुस्तुनतुनिया नगर एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। कुस्तुनतुनिया जो था वो व्यापार का प्रमुख नगर था और इससे होते हुए व्यापार करते थे पुराने लोग। यूरोप के रास्ते हो, यूरोप वाले भी आते थे यहीं से। अब कुस्तुनतुनिया वाले को लगा, जो तुर्की थे टर्की वाले को लगा कि भाई अगर यहाँ से इनका रोक दे तो सारा व्यापार हम कर सकते हैं, यूरोपियों का काम खत्म। यूरोपीय सोचते थे कि अब ये कुस्तुनतुनिया वाले रास्ते से बार बार जाएंगे तो ये लोग बार बार मनमानी करते, अपना खुद का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बस इसी वजह से वास्को डिगामा और ये लोगों ने लगातार मार्ग ढूंढना शुरू किया। वास्को डिगामा ने मार्ग ढूंढ लिया और फिर कुस्तुनतुनिया वाले रास्ते या इटली, इनके ऊपर निर्भरता खत्म हो गई थी पूरी तरह से, इसलिए कभी जाते भी नहीं थे ये लोग। अब व्यापार के लिए कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था, पुराना सिस्टम था उनका। जब तक वास्को डिगामा ने खोज नहीं कर दी तब तक ये था कि आप कुछ भी कर लो, आपको व्यापार के लिए कुस्तुनतुनिया से तो निकलना पड़ेगा। और इसी व्यापार को पर पाबंदी लगाने के लिए तुर्कों ने क्या कर दिया था, आक्रमण करके उसको रोक दिया था। लेकिन तुर्कों द्वारा कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का पहुंचा। जो व्यापार पहले होता था, भारत को भी नुकसान पहुंचा ना भाई, हमारी चीजें बहुत कीमतों में बिकती थी, वो बिकना बंद हो गई। अब हुई समुद्री मार्ग की खोज। इसी वजह से समुद्र मार्ग की खोज करना शुरू की। वहाँ के जो व्यापारी था, व्यापारी को ये था कि यार व्यापार तो करना है और कैसे भी कैसे करना है, और एशिया से व्यापार नहीं हुआ तो फिर व्यापार में मुनाफा कैसे होगा। तो इन्होंने व्यापार की खोज करने के लिए, नए नए मार्गों की खोज करने के लिए निकलना तो चाहिए था। इनको नाव चाहिए थी, नाव के साथ साथ खाने वाने के लिए खर्चा वर्चा बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। अब इनके पास इतना पैसा तो था नहीं व्यापारी के पास, कि कुछ जो छोटे मोटे नाविक थे इनके पास तो पैसा था नहीं। अब ये पैसा किससे ले सकते? उस समय के राजा महाराजा जो रानियाँ थी उन्हीं को खुश करना था। उन्हीं को अगर ये कुछ प्रलोभन देते तो वो इनको बोलते ठीक है हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप पैसे ले जाइए और मार्गों की तलाश कीजिए। बस यही हुआ। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करना शुरू किया और नाविकों ने क्या किया, राजाओं रानियों को धन, धर्म और ध्वज, ये 3 चीज़ें, धन, धर्म, ध्वज, मतलब डी बोल सकते हैं इसको, धन, धर्म और ध्वज, इन दोनों की, यानी मनी, रिलीजन और फ्लैग, इन तीनों की। ध्वज का मतलब क्या होता है? धन धर्म तो समझते हैं। ध्वज का मतलब होता है व्यापार का, अपने साम्राज्य का विस्तार, मेरा बखान करो, ये ध्वज ले जाकर दुनिया को पता चलने दो कि इस देश का राजा का ये ध्वज है। तो अपना ध्वज जब पहुंचता है तो लगता है कि हमारा प्रचार हो रहा है, हमारा गुणगान किया जा रहा है। तो राजा महाराजा को वो काफ़ी प्रलोभन दिया इन लोगों, सपने दिखाए कि आपका ध्वज इंडिया में लहराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो खुश हो गए। तो उनने क्या किया, ठीक है जाइए आप। तो धन के लिए उन्होंने क्या बोला, धन का जो लालच दिया उन नाविकों ने राजा महाराजा को, वो किस तरह का दिया
कि राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना होगा तो फिर दूसरे देश पे जाना पड़ेगा। तो राजाओं को भी चाहिए था कि यार हमारा खजाना और बड़ा से बड़ा हो, सबको खजाना बड़ा करना था। कीमती सोना चांदी धातु मसाले फायदेमंद व्यापार से एकत्रित करने की संभावनाएं थी, इसलिए उन्होंने उनको प्रलोभन दिया नाविकों ने कि देखो अपना खजाना भर जाएगा, वो देश ऐसा है भारत, हम वहाँ से मसाला लाएंगे, सोना चांदी बहुत सस्ते दाम में मिलता है, तो राजा महाराजा का जो है पूरा धन जो है वो भर जाएगा, वो जो खजाना है भर जाएगा। तो राजा को लगा सही है, तो यार थोड़ा सा खर्चे ही तो मांग रहे हैं, दे दो। तो धन का लालच दिया। धन के लालच से अगर वो नहीं पिघलते तो उन्हें दूसरा धर्म लालच दिया, धर्म का, क्योंकि धर्म से भी आदमी पिघल जाता है। अपने धर्म की बात हो रही है। उन्होंने बोला कि ईसाई धर्म का दूर दराज के इलाकों में प्रचार होगा, तो प्रचार करेंगे हम लोग। अगर आप चाहते हैं कि ये ईसाई धर्म जो हमारे यहाँ से बाहर दुनिया तक पहुँचे, अच्छा धर्म है, हम जो क्रिश्चियनिटी की जो बातें हैं, ईसाई धर्म की जो विचारधारा है, उसको क्यों ना फैलाएं। तो एक धर्म का भी उनको लालच दिया गया राजा महाराजाओं को कि आप पैसे देंगे तो हम धर्म का प्रचार भी करेंगे। उनके दिमाग में तो खाली व्यापार चल रहा है। व्यापारी व्यक्ति केवल व्यापार के बारे में ही सोच सकता है, लेकिन व्यापार के लिए खर्च चाहिए ना, वो राजा महाराजा से ऐसे निकालते थे। ध्वज का भी उन्होंने ध्वज को लेकर भी काफी प्रलोभन दिया। यूरोप के राष्ट्रों का ध्वज दूर दूर तक उपनिवेशों पर फहराया जाए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। साम्राज्य विस्तार की भी उन्होंने बात की कि आपका गुणगान पूरा दुनिया गाएगा। तो फ्रांस जो पुर्तगाली राजा महाराजा थे, उन्होंने बोला ठीक है भाई, वास्को डी गामा ले जाओ, पैसे जितने ले जाने हैं, लेकिन बस हमें खजाना भरा हुआ चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, एक बार बस रास्ता मिल जाए, क्योंकि दुनिया के हर एक देश के नाविक ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इसी तरीके से नाविकों के पास एक चीज हुआ करती थी जिसको बोलते थे कुतुबनुमा। ये कुतुबनुमा क्या है? ये कुतुबनुमा कंपास होता है। कंपास देखा आपने, दिशा यंत्र दिया दिशा सूचक, ये दिख रहा है आपको कंपास, जिसमें आपको ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ ये सारी डायरेक्शन आप ढूंढ सकते हो आसानी से। और नाविक जो होते थे उनके पास में ये लकड़ी का कंपास बॉक्स होता था। ये थोड़ा मॉडर्न दिखाई दे रहा आपको हो सकता है, लेकिन लकड़ी का कंपास बॉक्स होता था पुराना तरीका, उसको कुतुबनुमा कहते थे ये लोग। तो कुतुबनुमा जो है उसकी सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्र यात्राएं की। इन रास्तों की खोज करते करते, लंबी समुद्र यात्रा करते करते किसी न किसी देश तो पहुंचते हैं। लेकिन समय क्या है, समय भले किसी चीज़ में लग जाए, लेकिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हो। ये दिखा दिया था वास्को डी गामा, आखिरकार पहुंचा ही था ना। कुतुबनुमा द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता था, इसलिए इसकी सहायता से इन्होंने अलग अलग देशों में जाना शुरू किया। जैसे भारत की खोज में 2 लोग निकलते, ऐसा इतिहास बताता है कि भारत की खोज के लिए 2 व्यक्ति निकले थे। एक व्यक्ति जिसका नाम था कोलंबस, स्पेन का नाविक था, निवासी कोलंबस। ये भारत की खोज में निकला था शुरुआत में, लेकिन भारत की जब बजाय ये किस जगह पहुंच गया, अमेरिका की खोज कर दी। अमेरिका पहुंच गया और वहां जाके से पता चला कि भारत तो है ही नहीं, ये तो दूसरा है। ये वेस्ट इंडीज वाला जो इलाका है अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका, जिसके हम लोग यूएसए वगैरह कनाडा कहते हैं, इनके द्वीपों में पहुंचा था। तो यहाँ पर इतने इसका अमेरिका की खोज कर दी, कम से कम एक रास्ता तो मिला उसको। लेकिन दूसरी ओर पुर्तगाली नाविक जो है, उसने वास्को डी गामा उसका नाम था, उसने अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट कालीकट के बंदरगाह पर 1498 में जाके पहुंचा। ये कब पहुंचा है? 1493 में पहुंचा था। 1493 में कोलंबस पहुंचा था अमेरिका, जबकि 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। ये किस मार्ग की बात कर रहे हैं? मैं आपको ये मार्ग बना के दिखा देता हूँ। ये पहचान लो, अगर पहचान सकते हो, नहीं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ये मान के चलो कि ये अफ्रीका का एक मैप है और अफ्रीका के इधर ही हमारा इंडिया है। मैं खाली आपको मैप से ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ। हुआ यह था कि ये जो वास्को डी गामा है 1498 में से चला था, ये पुर्तगाल से, पोर्चुगल यहाँ पर है, यहाँ से चला था ये, और सबसे पहले पहुँचा दक्षिण अफ्रीका के कोस्ट पर, और दक्षिण अफ्रीका के कोस्ट से होते हुए इसने इंडिया के कालीकट बंदरगाह पर ये कूच किया था, यहाँ पर पहुँचा था। और ये पहला नाविक था जिसने भारत के इतने लंबे समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यूरोपियन पहले भी भारत से व्यापार करते थे, लेकिन इटली और तुर्क के रास्ते से, तुर्की के रास्ते से, कुस्तुनतुनिया के रास्ते से। और जैसे ही कुस्तुनतुनिया का रास्ता तुर्कों ने ब्लॉक कर दिया कब्जा करके, तो यूरोप का व्यापार खत्म हो गया। अब यूरोपियों को और व्यापार करना है तो भारत की खोज तो करनी पड़ेगी, समुद्री मार्ग से जा सकते थे, लेकिन कौन ये हिम्मत करेगा? तो ये हिम्मत वास्को डी गामा ने की थी। और वो यहाँ पर पहुंचा, केप ऑफ गुड होप एक जगह है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप। इस केप ऑफ गुड होप के बाद यहाँ पर रेस्ट किया उसने, केप ऑफ गुड होप।
भाई साहब एक केप ऑफ गुड होप के बाद ही ये सीधा कहाँ पहुंच गया, सीधा ये इंडिया की तरफ पहुंच गया। तो ये दक्षिणी छोर से होते हुए, अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट कालीकट बंदरगाह, जहाँ का राजा जमोरीन हुआ करता था, वहाँ पर पहुंचा और भारत की खोज की और वहाँ पर मसालों का व्यापार भी किया और 60 गुना मुनाफा लेके चला गया। और इतना मुनाफा पा करके बड़ा खुश हुआ, उसको समझ में आया कि ये है भारत देश। तो भारत देश का इतिहास उस समय से है और वो इतना ज़्यादा रिच हुआ करता था इंडिया, तो उसकी बात पूरे यूरोप में फैल गई। शायद इसी वजह से यूरोपीय देश एक के बाद एक भारत की तरफ खींचे चले गए और अब पुर्तगाली को हिंद महासागर से होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का एक नया जलमार्ग मिल गया और अब वो भारत आसानी से आ सकते थे क्योंकि उनने जलमार्ग की खोज कर ली थी। और निकला तो कोलंबस था, लेकिन पहुंचा कौन? वास्को डिगामा, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में जिसका नाम ही था व्यापारिक मार्ग, इसमें हमने कैसे पता चला, हमने पता लगाया कि कैसे पहले भारत का व्यापार यूरोप से होता था 16वीं शताब्दी से पहले, और जैसे ही 16वीं शताब्दी के मतलब 15वीं शताब्दी के अंत में व्यापारिक मार्ग की खोज हुई और 16वीं शताब्दी में यूरोप से भारत का व्यापार शुरू भी हुआ और 16वीं शताब्दी में धीरे धीरे ये होना शुरू हो गया कि यूरोपीय शक्तियाँ भी भारत में आना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे करके एक एक करके सारी यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आ गई और अंग्रेज़ों का भी आगमन हुआ और भारत की गुलामी की होने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो भी शुरू हुई। तो आज के इस टॉपिक में जो चैप्टर नंबर 1 था, यूरोपीय देशों का भारत में आगमन कैसे कैसे आए, उसमें हम लोग ने एक छोटे से टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारे सारे के सारे वीडियो यूपी बोर्ड के जो हम लोग आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आपको अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका नाम है magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, जहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शंस। आपको यहाँ पर इतने सारे कोर्सेज मिलेंगे, यहाँ पर आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको अपनी 8वीं क्लास से संबंधित सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स परिवार है वो किस प्रकार के कौन कौन से टॉप कोर्सेज प्रोवाइड करता है, वो कोर्सेज इस प्रकार हैं। CBSE इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से लेकर के 12वीं तक कक्षाओं के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। वहीं हिंदी मीडियम कक्षा 7 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सारे NCERT कोर्सेज अवेलेबल करवाता है। वहीं NTSC ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा CUET परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई दोस्त या कोई बड़े भाई अगर 12वीं क्लास में है तो उन्हें CUET के बारे में जरूर बताना। दोस्तों, अगर 12वीं के बाद आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, तो वो एडमिशन बिना इस परीक्षा को पास किए नहीं हो सकता, जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। इसकी तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री में करवाता है। इसके अलावा IIT JEE और नीट, इसका तो नाम आपने सुना ही होगा, IIT JEE नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं। स्पोकन इंग्लिश, बैंक, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केप जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से बिल्कुल फ्री आपको करवाई जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स कभी ऐसा नहीं करेगा आपके साथ कि 2 या 3 वीडियो दिखा करके बोला कि पेमेंट दे दो या बाय नाउ का कोई ऑप्शन आपको आ जाए, कोर्स खरीद लो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट तो करना ही करना है, अपने दोस्तों को बताना है मैग्नेट ब्रेन्स की इस मुहिम के बारे में जहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जा रही है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।